दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, मगर भारत, मोदी और बीजेपी बाज नहीं आ रहे हैं कि भारत की जबलत जो है ना एक सांप की तरह है। चाहे जो भी हालात हो वो डसने से बाज नहीं आता। मोदी सरकार दुनिया की वबा पर भरपूर तवज्जो से नाजायज फायदा उठाते हुए 70 लाख कश्मीरियों को 130 करोड़ लोगों के समुद्र में गर्क करने के मुतरादिफ है। मगर भारत और मोदी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, मगर भारत, मोदी और बीजेपी बाज नहीं आ रहे हैं और वो इस मुश्किल दौर में भी अपने नापाक एजेंडे की तकमील की जानिब गामजन है। भारतीय फ़ौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और भारत में वबा को मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब वबा की आड़ लेकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म और की शिद्दत में इजाफा कर दिया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुसलसल भारतीय जारियत के खिलाफ निशानदेही कर रही हैं, मगर मोदी इन हालात और इन मुश्किल हालात का फ़ायदा उठाते हुए अपने घिनौने अज़ाइम की रफ्तार को उसने तेज़ कर दिया। भारतीय अफवाज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। भारतीय फ़ौज की इश्तियाल अंगेज़ी का पाक फ़ौज भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि भारत की जबलत जो है ना एक सांप की तरह है। चाहे जो भी हालात हो वो डसने से बाज नहीं आता। वाज़ेह है कि सेक्रेटरी जनरल UN ने बीमारी के बहरान के दौरान बंदी की अपील की थी, मगर भारतीय फ़ौज और मोदी अपनी जुनूनियत में अंधे हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद बारे मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। 9 अप्रैल को जारी की गई रिपोर्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम की जानिब से एक FIR की हैसियत रखती है, जिसमें कहा गया है कि 2014 से मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद भारत मुसलमानों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। सिटीज़न एक्ट मुसलमानों के खिलाफ मोदी हुकूमत की मोतसबाना कार्रवाई है और सिटीज़न एक्ट से सदियों से भारत में आबाद मुसलमानों को भारतीय शरीयत से हाथ धोना पड़ सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि शाहीन बाग दिल्ली में मुस्बत सोच रखने वाले भारतीय शहरियों ने बिल की मुखालफत पर पुरअमन मुजाहरे किए। मुजाहरों के दौरान 52 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुसलमानों के जानो माल को नुकसान मुसल्ला हिंदू जत्थों ने पहुँचाया और बीजेपी रहनुमाओं ने इंतहा की गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए पुरअमन मुजाहिरीन को मुल्क दुश्मन करार दिया। इन रहनुमाओं की वजह से हिंदू आबादी मुश्तइल हुई और मुसलमानों को जानी नुकसान उठाना पड़ा। मोदी की हुकूमत ने आलमी बरादरी को सिटीज़न एक्ट के हवाले से गलत मालूमात फराहम की। कश्मीरियों को हिंदुस्तानी हुकूमत ने लॉकडाउन में रख कर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की। हिंदुस्तान की हामी बीजेपी ने मज़हब की बुनियाद पर शरीयत का कानून बनाया और रिपोर्ट में 5 नौजवानों को सड़क किनारे लिटाकर भारतीय तराना पढ़ाने और इन पर तशद्दुद का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से हिंदुस्तान के हामी बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। ताहम बीजेपी के लीडर्स मुजाहिरीन को पाकिस्तान के हामी, पाकिस्तानी गुंडे और कुछ बागियों को कत्ल करो तक के नारे लगाते रहे। अब दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में लाखों फौजी तो पहले से तैनात थे, पर अब मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाले इंतहा पसंदों को भारतीय पुलिस ने भी खुली छूट दे रखी है। इसलिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की मेज़बानी में वबा के मौजू पर खित्ते के तजारती ओहदेदारों को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। फिर चंद रोज़ कबल भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से कम दर्जे का शहरी करार दे दिया था। उस बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर करके मोदी सरकार का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। साथ पैगाम में लिखा कि RSS से मुतासर बीजेपी की आदत 21वीं सदी में 200 मिलियन मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम वही लब लहजा इख्तियार किए हुए हैं जो नाटसीज़ ने यहूदियों के खिलाफ अपनाया था। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि भारतीय आइन के आर्टिकल 14 की तशरीह गलत की जाती है, जिसमें यकीनी बनाया गया कि बराबरी के हकूक़ बराबरी वालों को दिए जाते हैं। इस पर एक खातून एंकर ने सवाल किया, क्या मुसलमान बराबर नहीं है? तो उस पर सुब्रमण्यम ने ढटाई से जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुसलमान ना हिंदुओं के बराबर है, ना ही मसावी हकूक़ के हकदार हैं। अब मामला यहीं पर नहीं रुका। इन मुश्किल हालात में हिंदू बालादस्ती के एजेंडे पर कारबंद नस्ल परस्त मोदी सरकार की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश की गई। जम्मू और कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 चौथे जिनीवा कन्वेंशन की वाज़ेह और सरीहन खिलाफ वर्जी है। हालिया गैर कानूनी इक़दाम का तो वक्त भी काबिल मज़म्मत है, क्योंकि मोदी सरकार दुनिया की वबा पर भरपूर तवज्जो से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी के
ہندو بالادستی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آبادی کے تناسب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تازہ ترین بھارتی کوشش سے آپ بھارت اور مودی کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دراصل گزشتہ اگست میں حکومت ہند نے کشمیر کی سیاسی اور آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا جو قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اس کی مختلف شکیں پچھلے 7 ماہ سے مرحلہ وار نافذ کی جا رہی ہیں۔ بدھ کی صبح بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا جس کے مطابق اب کشمیر میں ڈومسائل شہریت کا ایک نیا قانون نافذ ہوگا اور اس کی روح سے سرکاری محکموں میں چپڑاسی، خاکروب اور نچلی سطح کے کلرک، پولیس کانسٹیبل وغیرہ 4تھے درجے کے عہدوں کو کشمیریوں کے لیے مخصوص کیا گیا، جبکہ گیزٹڈ عہدوں کے لیے پورے انڈیا سے امیدوار نوکریوں کے اہل ہوں گے۔ مبصرین کے نزدیک یہ گویا 70 لاکھ کشمیریوں کو 130 کروڑ لوگوں کے سمندر میں غرق کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی وبا سے متاثر ہے اور کشمیر میں متاثرین کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 2 کی موت ہو گئی ہے، کشمیر کی سیاسی اور انتظامی حیثیت کے بارے میں کشمیری عوامی اور سیاسی حلقوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں طویل قید کے بعد رہا کیے گئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ایسے وقت میں جب وبا کے حملے کی مدافعت میں پورا ملک کے وسائل جھونک دیے گئے، کشمیر کے بارے میں یہ ناپسندیدہ اعلان کیا گیا۔ اگر اس قدر شدید صورتحال کے بیچ حکومت ہند کے پاس یہ اعلان کرنے کے لیے وقت ہے تو محبوبہ مفتی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ سیاسی اجتماعات، تقاریر، انٹرنیٹ پہ سخت قدغن ابھی بھی جاری ہے۔ پوری وادی میں وبا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ مودی اور بھارتی فوج اب اس وبا کی آڑ میں بے تحاشا گرفتاریاں کر رہی ہے، لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں اور قتل و غارت کر کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اب جبکہ ڈومسائل قانون کا اعلان ہوا ہے تو یہ نئے قانون کے مطابق فوج اور دیگر مرکزی اداروں کے ملازمین اگر 15 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں مقیم ہو تو وہ کشمیر کے مستقل باشندے ہوں گے اور انہیں نوکریاں، ووٹ اور جائیداد کی ملکیت کا حق بھی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بچے یہاں 7 سال سے زیر تعلیم ہوں اور 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات مقامی بورڈ کے ذریعے پاس کیے ہوں، وہ بھی متعلقہ مراد سمیت کشمیری باشندے تصور ہوں گے۔ نئے قانون کی روح سے سابق وزرائے اعلیٰ کو حاصل مراد بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ بحث ہے کہ وبا نے انتہا پسند قوتوں کی ترجیحات بدل جائیں گی اور یہ موقع تھا کہ جنوبی ایشیا کی قوتیں ماضی کی قدورتیں بھول کر صحت عامہ کے شعبے میں اشتراک کی بات کرتے، لیکن انڈیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے اور کشمیری مہینوں سے مصائب کا شکار ہے اور نئی دہلی نے ایک اور اعلان کر کے کشمیریوں کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کر رہی ہے۔ بھارت کا معاشی خسارہ 6% سے تجاوز کر رہا ہے اور لاکھوں نوکریاں چلی گئی ہیں، غریب لوگ جان دے رہے ہیں، صنعت کا برا حال ہے اور مودی سرکار اب بھی سمجھتی ہے کہ کشمیریوں کو سزا دینا ضروری ہے۔ یہ اعلان تکلیف دہ ہونے کے علاوہ نہایت حیران کن بھی ہے۔ انڈیا کی دیگر ریاستیں اور خطوں کی طرح وادی کشمیر میں بھی سناٹا ہے، لیکن لاک ڈاؤن اور وبا کی لہر کے درمیان وادی میں مسلح تشدد کی وارداتوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ 3 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے دوران مختلف جھڑپوں میں 13 کشمیری جبکہ 9 اہلکار بھی جہنم واصل ہو گئے اور اس دوران 4 عام کشمیریوں کو بھی گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ ایک ایسے وقت میں جب وادی کے تمام اضلاع میں لوگ گھروں کے اندر بند ہیں، فوج، پولیس اور نیم فوجی اہلکار کشمیریوں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران عام زندگی منجمد ہو کے رہ گئی ہے، اشیائی ضرورت کی قلت نے بحران کی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، کشمیری مر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انڈین حکومت کے اقدامات کشمیریوں کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی کوشش ہے اور وہ ان اقدامات کا مقصد یہاں اسرائیلی طرز پہ ہندوؤں کو آباد کرنا سمجھتے ہیں۔ ان اقدامات سے یہاں کے لوگوں میں خوف ہی نہیں بلکہ بقا کی جنگ لڑنے کی مجبوری کا ایک احساس بھی پایا جاتا ہے جو آئندہ دنوں میں خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں چند روز قبل کے دوران شہید کیے گئے کشمیریوں کے جنازوں میں لاک ڈاؤن اور وبا کے خوف کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ایک واضح ثبوت ہے کہ کشمیری اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب صرف کشمیر میں ہی مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوں گے دہلی فسادات، وہاں مسلمان اب بھی کیمپس میں رہنے پہ مجبور ہیں۔ سونے پہ سہاگا کہ اب اس وبا کو مسلمانوں سے لنک کیا جا رہا ہے۔ زبردستی تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کے بارے میں فیک نیوز اور افواہوں کو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ صرف اتر پردیش اور ہندی میڈیا تک محدود نہیں، ملک کی دوسری ریاستوں اور زبانوں میں بھی ایسی خبریں عام کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے وبا کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔
गुज़िश्ता दिनों मीडिया में ये खबर आम की गई कि जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद को वबा से मुतासर पाया गया, ताहम बाद में पता चला कि इनका टेस्ट भी नहीं हुआ था और मीडिया में ये खबर बिना किसी ठोस सबूत के आम कर दी गई थी। हालिया दिनों में वबा और मुसलमान मुखालिफ अफवाहों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। भारत में इस वबा को भी मुस्लिम मुखालिफ रंग दे दिया गया। पुरानी तस्वीरें, वीडियोज़ और ख़बरों के ज़रिए मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाया जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए पाकिस्तानी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फौरी असर ये हुआ कि बाज़ लोगों में तबलीगी जमात और मुसलमानों की मुखालफत में इजाफा हुआ, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनसे आप अमूमी तौर पर तवक्को नहीं करते कि वो ऐसी अफवाहें सुनकर बगैर तस्दीक किए उस पर एतमाद कर लेंगे। इन हालात ने मुसलमानों में इस्तराफ की कैफियत भी पैदा कर दी और कई मकामात से मसाजिद और मुसलमानों पर हमले की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। कई मकामात में मुसलमानों के समाजी और मुआशी बॉयकॉट की अपील की जा रही है। इन मुस्लिम और तबलीगी जमात मुखालिफ खबरों का असर था कि रियासत हिमाचल प्रदेश में दिलशाद महमूद नामी शख्स ने इतवार को खुदकुशी कर ली। दिलशाद को लोगों ने तबलीगी जमात से जुड़े रहने पर मलामत की, जिससे परेशान होकर उन्होंने एक कदम उठा लिया। इस इलाके के 2 अफराद तबलीगी मरकज़ के इज्तिमा में शामिल हुए थे जिनसे दिलशाद के ताल्लुकात थे। एहतियात के पेश नज़र दिलशाद ने टेस्ट भी करवाए, ताहम अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिलशाद की वालदा ने कहा उनके बेटे की बेइज्जती की गई, हत्ता कि लोगों ने इससे दूध खरीदना बंद कर दिया, जिसे मजबूर होकर उसने एक कदम उठाया। लोगों ने इनके ख़ानदान वालों से भी ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए और उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। उन सब के पीछे एक ख़ास नफ्सियात कायम कर रही है, जिसकी बुनियाद मुस्लिम मुखालफत है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ और अफवाहें न सिर्फ एक किस्म की समाजी बीमारी है, बल्कि इसने एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये खबरें चलती खूब हैं और भारतीय खबर नवीस ऐसी खबरें न सिर्फ लिखते हैं बल्कि गढ़ते हैं और इंडियन एडिटर्स और मालकान ऐसी खबरें तैयार करने का हुक्म देते हैं। असल में ये सब कुछ बीजेपी और मोदी सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहे हैं ताकि तमाम तवज्जो भारतीय मईशत और लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग जो एक ही दिन बेरोज़गार हो गए उनसे हटाई जाए। इसी पूरे भारत ने मुसलमानों के खिलाफ पुश्त खून का बाजार एक गर्म कर दिया और आए रोज़ कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है ताकि भारतीय अवाम की तवज्जो असल मसाइल की तरफ ना जाए। भारत में कारोबार बंद हो रहे हैं, पैदावार गिरती जा रही है और बेरोज़गारी पिछले 45 साल की बहुत ऊंची तरीन सतह पर पहुँच गई। 8 मरकज़ी सनती सेक्टर्स में पैदावार 5.2% कम हो गई, जो कि गुज़िश्ता 14 साल में बदतरीन परफॉर्मेंस है। छोटे कारोबार तो अभी 2016 के मुतनाज़ करेंसी कानून के झटके से ही वापस आ रहे थे। तो अब माहिरीन का ख्याल है कि वबा इंडिया और इसकी नाजुक मईशत को तबाह कर देगी। ऐसे वक्त हज़ारों दिहाड़ीदार मजदूर अपने घरों से मीलों दूर फंसे हुए हैं, किसान भी मुतासर हैं। इंडिया में बेरोज़गारी का एक बड़ा मसला दहाने पे खड़ा है उनके। इंडिया की हवाबाजी की सनत इस साल $4 अरब का नुकसान उठाएगी और फिर इससे जुड़ी होटलिंग की सनत, सियाहत की सनत, रेस्टोरेंट, सबको मुश्किलात है। मुल्क भर के होटल्स खाली पड़े और कई माह तक ऐसे ही रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां छूटने के खदशात सामने आ रहे हैं। कारों की सनत में $2 अरब का नुकसान मुतवक्के है, पर मोदी ने इस वबा और मुआशी नाकामी का सारा मलबा मुसलमान, कश्मीरी और पाकिस्तान पर डालने की तैयारी शुरू की हुई है और शायद आने वाले दिनों में मोदी अपनी जुनूनियत की इंतहा में कुछ भी कर दे। मगर भारत और मोदी, याद रखना, ऐसा किया तो तुम्हारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज से नहीं 22 करोड़ पाकिस्तानियों से होगा, जो मोदी को छड़ी का दूध याद करा देंगे। अब भारत और मोदी की इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।